अबाउट द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक ऐसा फिनोमेना है इकोनॉमी में जो कि इनएविटेबल है। ये ऐसा फिनोमेना है जो कि बेसिकली जब भी इकोनॉमी अपने फेजेस से होके गुजरती है। फेजेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, थ्रो और डिप्रेशन, देन अगेन एक्सपेंशन, पीक एंड contraction. Contraction basically can also be referred to as recession. So ऐसा क्यों होता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स लाइक हम जैसे लेबर है, आप सबको पता है कि इकोनॉमी में बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बट दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। सो दीज आर वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। अब ये जो वेरिएबल है इन सब का जो प्रपोर्शन होता है वो इकोनॉमी में हमेशा एक सा नहीं रहेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल एंड नॉट द कॉन्स्टेंट्स। सो ये क्या होता है, जब नेक्स्ट हमारा जब इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज से शुरू करती है तो बिजनेस साइकिल बिगिंस विथ द एक्सपेंशन फेज। व्हाट इज एक्सपेंशन फेज? अब एक्सपेंशन जो इकोनॉमी में जो एक्सपेंशन फेज होता है वो बेसिकली एक ऐसा स्टेज होता है इकोनॉमी में व्हेन एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर बीइंग यूटिलाइज्ड एट इट्स फुल पोटेंशियल, है ना। तो वेज इंक्रीज हो रहा, क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर्स टू हायर मोर एंड मोर लेबरर्स। देन देयर इज लो अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन वेज इंक्रीज हो रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को और वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी लो होगा। पीपल जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट स्पेंडिंग मनी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एवरीबडी हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम और वो उसको खर्च करने के लिए विलिंग भी है ना। मतलब उनके पास पैसे हैं तभी तो खर्च करना चाह रहे, और पैसे क्यों है? उनको काम मिल रहा है। देन देयर इज हाई डिमांड फॉर गुड्स। अब सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगी कि इंटर रिलेटेड है कि अब अगर पीपल जो है, अब हाई डिमांड फॉर गुड्स है, जब पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मनी, और तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज काम प्रोडक्शन भी हो रहा है ना। बिजनेस शुरू होता है, ठीक है, बैंक लोन इजिली दे देता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में एक्सपेंशन फेज जा रहा है ना। इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, जो है बिजनेसेस प्रोडक्शन में अपना जो है क्या बोलते हैं एक्सपैंड कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की साइड से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि उनको सेफ लगता है कि हाँ भाई हम लोन दे सकते हैं। और बिजनेसेस भी स्टॉक प्राइसेस में उनके जो है इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, एंड दे आर ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। तो एक्सपेंशन का जो स्टेज है उस समय इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। बेसिकली वो क्या कर रही होती है, ज्यादा जो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो भी ज्यादा होता है ना। और उसके बाद इन्फ्लेशन भी उतना नहीं होता है, बिकॉज अब जैसे मॉनेटरीज थ्योरीज थी तो उसमें क्या बोलते थे कि इन्फ्लेशन, जो मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी थी वो क्या बोलते थे कि जो इन्फ्लेशन होता है इट इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना, है ना। तो उतना नहीं बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है, एज लॉन्ग एज देर आर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। जैसा कीन्स ने कहा था एग्रीगेट डिमांड को की थ्योरी देते टाइम कि एज लॉन्ग एज देर आर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, वहां इकोनॉमी में इन्फ्लेशन उतनी जल्दी नहीं आएगा। सो बेसिकली ये जो फेज है ये बहुत ही वेलकमिंग फेज है। वेलकमिंग किस लिए है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बिजनेस करें, लोग भी डिमांड करें, तो बिजनेसेस बढ़ रहे होते हैं उस समय। फिर क्या होता है कि हमेशा ऐसा फेज चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। एक पॉइंट आता है कि जो सारी चीजें होती है ना वो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में आके रुक जाती हैं। वो स्टैग्नेंट हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमेशा ही इकोनॉमी में जो है बहुत सारा रिसोर्सेस ऐसी अनयूटिलाइज तो रहेंगे नहीं, है ना। फिर एक पॉइंट आएगा कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन को मीट आउट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इकोनॉमी स्टॉप्स टू ग्रो, मतलब इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था या तो वो बहुत ही स्लो हो जाएगा या तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। इकोनॉमी अपनी पीक पे पहुंच गई है, इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ बॉल एंड थ्रो इट इनटू द एयर,
what will happen, it will go on and on and on and reach a highest point and then eventually come down. तो जब वो नीचे आ जाती है तो क्या होता है कि एक पॉइंट तक का वो ऊपर जा सकती है. सेम इकोनॉमी भी एक पॉइंट तक ही ऊपर जा सकती है, उसके बाद इट हैज टू कम डाउन, इट विल कम डाउन. इट इज नॉट समथिंग इनएविटेबल. ऑल्दो हमारे पॉलिसी चेंजेस ऐसे होते हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली इसीलिए बनाई जाती है, इसीलिए फ्रेम करी जाती है कि इन पीक और ये कॉन्ट्रैक्शन फेजेस को, एक्सपेंशन फेजेस को मॉनिटर कर सके, इन सारे फेजेस को, और इवेंचुअली हम ये सोच सके कि हमें नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हमारे इकोनॉमी को इन फेजेस का बेसिकली ज्यादा उसका डिसएडवांटेज झेलना ना पड़े. ओके, सो दैट इज पीक फेज फॉर यू कि इकोनॉमी यहाँ पे आकर के बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाती है, बिजनेसेस ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहती या ज्यादा लोगों को हायर नहीं करना चाहते. जितने लोग हैं उतने ही अनएम्प्लॉयमेंट अब यहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू होता है, इस फेज से ओरिजिनेट होना शुरू होता है. क्यों होता है? क्योंकि अब बिजनेसेस को, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेसेस को सामान बनाने की क्या जरूरत है ना. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन फेज. कॉन्ट्रैक्शन वो फेज है जब इकोनॉमी स्टार्ट्स टू स्लोप डाउनवर्ड. ठीक, अभी तक क्या था, बिजनेसेस एक पॉइंट रीच आउट कर जाते हैं. अभी तक ये था कि वो अपना प्रोडक्शन बंद कर दे रहे, नए एम्प्लॉयज नहीं हायर कर रहे. दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेसेस ने अब अपना कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया है. ठीक है, कैसे? ले ऑफ कर देना पीपल, बेसिकली अपने वो एम्प्लॉयज का. क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी इतने लोग, कैसे सैलरी देंगे, क्योंकि उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा है, बाहर डिमांड भी नहीं हो रही. अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से बढ़ना शुरू होता है. यहाँ पे आपको पीक स्टेज पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता चला कि यहाँ पे अब आएगा, बिकॉज लोग जल्दी हायर हो नहीं रहे. जो हमारी वर्केबल पॉपुलेशन है, अब जो वर्क ऑलरेडी काम में थे उनको भी निकाल दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन फेज में. कॉन्ट्रैक्शन फेज बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेशन, जो 2008 में अमेरिका में आया था. फिर नंबर ऑफ जॉब्स डिक्लाइन. ठीक है, जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो भी कम होने लगती है. पीपल जैसे एक्सपेंशन फेज में दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव अबाउट द इकोनॉमी, दे वर वेरी वेलकमिंग अबाउट स्पेंडिंग देयर मनी. अभी लोग पेसिमिस्टिक हो गए थे, अब लोगों को जो है बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आती थी. इकोनॉमी में भी वो खर्च नहीं करना चाहते थे अपने पैसे. बैंक स्टॉप लेंडिंग मनी. अभी बैंक भी लेंड करने से दूर भाग रहे थे. क्यों? क्योंकि अब बेसिकली प्रोडक्शन अच्छे चल नहीं रहे, डिमांड हो नहीं रही है, तो अगर हम बिजनेसेस को लोन देंगे, विल दे बी एबल टू पे अस बैक और नॉट. ठीक, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है विच इज ऑल्सो नोन एज रिसेशन. देन कम्स थ्रो फेज. थ्रो या फिर वो फेज होता है बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिप्रेशन फेज. अब यहाँ पे इकोनॉमी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाती है. एज यू कैन सी लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्यों आ जाती है? बेसिकली अभी तक हम लोग एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, प्रोडक्शंस और कम कर रहे थे, डिमांड हो नहीं रही थी. अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? एकदम वही जो लास्ट उसकी स्टेज होती है वो वहां पे पहुंच जाती है. लोवेस्ट पॉइंट होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, वेरी लो स्पेंडिंग होती है, स्टॉक प्राइस ड्रॉप करते हैं और इन्फ्लेशन डबल से ट्रिपल डिजिट में बढ़ता है. बेसिकली पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती. जैसे कि 1929 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था यूरोप में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में. तो बेसिकली ये क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज अब जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्शंस की, बैंकरप्ट हो जाती हैं इकोनॉमीज ऐसी स्टेज पे आकर के. डिप्रेशन में लोग स्टैक्स एंड सैक्स ऑफ मनी दे वर बर्निंग एट द स्ट्रीट्स. क्यों? क्योंकि उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं होती. सो क्या होता है? मनी की वैल्यू कम हो जाती, बहुत कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है और लोग स्पेंड भी नहीं करना चाहते. सामान ही नहीं है तो स्पेंड क्या करेंगे? प्रोडक्शन ही पहले ही कॉन्ट्रैक्शन फेज में और पीक फेज में ही बंद होने शुरू हो गए थे. ठीक है, अब ये जो है ये वो 4 स्टेजेस हैं.
हाँ, और ये जो इसके बाद पांचवी स्टेज होती है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है, तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि आप की जो इकोनॉमी है डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो क्या करेगी, फिर वो रिवाइव ही करेगी। ठीक है, अगर अच्छा अब इसके भी कोई क्राइटेरियाज है। अब हम रिसेशन को, कॉन्ट्रैक्शन, जो तुम्हारी इकोनॉमी का जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, हम उसको रिसेशन कब बोलेंगे? अगर वो 6 महीने से ज्यादा चल जाता है तो इट वुड बी कॉल्ड एज अ रिसेशन। कोविड-19 के बाद भी ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन फेज, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हमें देखने को मिल रहा था। जैसा कि कॉन्ट्रैक्शन फेज के कैरेक्टरिस्टिक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है, प्रोडक्शंस कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये बेसिकली हमको देखने को मिल रहा था। डिमांड भी नहीं हो रही थी। ठीक है, उसके बाद रिसेशन जो है 1 साल से ज्यादा अगर चल जाए, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब क्योंकि वो जो स्टेज था अब वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक का इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने लग गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि बहुत हाई इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ मनी एकदम ही लो हो जाना, गिर जाना पूरी तरह से। ठीक है, नाउ व्हाट कीप्स द बिजनेस साइकिल गोइंग। अब इसके आगे देखो, रिसेशन डिप्रेशन के आगे एक्सपेंशन ही होता है, रिकवरी होती है पहले, फिर इकोनॉमी क्या करती है ना, रिकवर करना शुरू करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एक्सपेंशन अगेन स्टार्ट्स, तो एक्सपेंशन इज बेसिकली रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी रिकवर कैसे करी? एक पॉइंट आया कि हाँ भैया बहुत कि क्या बोलते हैं, देर वॉज प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देर वॉज प्रोलॉन्ग्ड हाई इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, और प्रोडक्शंस बहुत कम थे, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि किक स्टार्ट होती है इकोनॉमी, किक स्टार्ट होता है। अब जब लोग वेज अर्न करना, थोड़ा थोड़ा अर्न करने लगेंगे, तो वो क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो स्टार्ट demanding, and once there is demand in the economy, the production will also take place to meet those demand, to create supply. So धीरे धीरे करके क्या होता है, इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगती है, फिर अगेन हम एक्सपेंशन फेज पे जाते हैं, देन पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन डिप्रेशन, इस तरीके से चलता रहता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। बिकॉज ये जो साइकिल्स होती हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस होती है, एक साइकिलिकल पैटर्न में होती हैं। ठीक है, व्हाट कीप्स द बिजनेस साइकिल गोइंग। अब ऐसा होता क्यों है ना, कि बिजनेस साइकिल एक्चुअली इट हैपेंस। इसके बहुत सारे रीजन, इसकी बहुत सारी थ्योरीज है। सनस्पॉट थ्योरी है, जो कि अर्लीस्ट बिजनेस साइकिल थ्योरी है, जो 1875 में दी थी स्टैनले जिवॉन्स ने। अब बेसिकली इसमें बहुत सारे रीजन बताए गए हैं, जैसे इसमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी है, फिर हॉटरे की थ्योरी भी है, फिर सैमुअल्सन की थ्योरी है। सो बेसिकली इनकी जो थ्योरीज होती हैं, ये इन्होंने अलग अलग इसके एस्पेक्ट बताए। किसी ने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बिजनेस साइकिल को जो है उसको किक स्टार्ट करता है। किसी ने ये बोला कंजम्पशन की वजह से, कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस की वजह से बिजनेस साइकिल होती। किसी ने ये मॉनेटरिस्ट व्यूज थे, ये थे कि मनी सप्लाई की वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल हम अगर देखें तो बिजनेस साइकिल क्यों होती है कि इंटरेस्ट रेट्स में जब भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होंगे, तो इन्वेस्टमेंट में जो है फ्लक्चुएशन होंगे। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन, इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन होगा तो मतलब सप्लाई साइड, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि सप्लाई साइड में इस तरीके से जब क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो अल्टीमेटली सप्लाई इफेक्ट होगी, तो डिमांड भी इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद देन देयर इज कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन किससे फ्यूल अप होती हैं? बेसिकली अगर लोगों में ये फेयर हो जाए कि रिसेशन आने वाला है, कंज्यूमर्स आज की डेट में ही अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे। अगर ये हो जाए कि अभी 2 महीने में वॉर हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा खरीद के पाइल अप करेंगे। तो बेसिकली कंज्यूमर्स एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्रुप क्या सोचता है, इससे भी बिजनेस साइकिल हो सकती है। बट बेसिकली बिजनेस साइकिल को ढंग से तभी समझा जा सकता है जब हम सारी की सारी थ्योरीज को रिवाइज करेंगे। ठीक है,
अब होता क्या है, इफ द इकोनॉमी इज गोइंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्शन, जॉब विल बिकम मोर स्केर्स, इफ यू क्विट यू मे नॉट फाइंड अनदर जॉब। ऐसे में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में जॉब्स मिलना स्केर्स हो जाते हैं, और अगर आप छोड़ देते हो जॉब, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अनदर जॉब। बेसिकली इंडिया में अब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो फेज है बिजनेस साइकिल का, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी हो सकता है, किसी इकोनॉमी के लिए भी हो सकता है, एंड एट अ ग्लोबल लेवल भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली बिजनेस साइकिल एक ऐसी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है विच इज बेसिकली इनएविटेबल। one cannot avoid the business cycle but rather prepare. फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है, वो बहुत गाला टाइम चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना है कि शॉर्ट रन में इस तरीके की शायद चीजें हों कि आगे चल के हमें स्लो डाउन देखने को मिले, है ना। तो ये नेचुरल है, एक फेज जो होता है, जो ग्रोथ रेट होती है, वो हमेशा एक सी नहीं चल रही होती, वो हमेशा एक साइक्लिकल ट्रेंड में नहीं चल रही होती है, वो एक पैटर्न नहीं फॉलो करती। इट कुड ऑल्सो क्रिएट साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सनस्पॉट थ्योरी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। एंड बी प्रिपेयर्ड for another video, and then there will be many more videos following them. Then there is Hartray's theory of business cycle, which he had given in 1913, that we would be studying. And very important is the underconsumption theory of business cycle. Then there is over investment theory of business cycle. Then there is Wickstill's over investment theory. Then there is Keynesian theory of business cycle, and every theory points out to one or the other factor in a very specific way. So it is very important. If you want to understand business cycle, you need to know about these theories in detail. Thank you.